Hello everyone, welcome to Study and Stuff. And today we are starting class 10th economics chapter 4, that is globalization and the Indian economy. तो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का क्या रिलेशन है आपस में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक देखते हैं कि ये चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन फिनोमिना है, इसका मीनिंग क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है ना, ये पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, अब ये आपस में और ज्यादा क्लोज आ गई हैं। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्लोज कैसे आ गई हैं? तो इनके प्रोडक्ट सेम हो चुके हैं। उसके अलावा और क्या हो गया, सेम तरह का खाना खाते हैं। खाना खाते हो सेम, तो जैसे नूडल्स खाते हैं हम लोग, तो इंडिया में भी खाते हैं, हर जगह हर कंट्रीज में खाते हैं आजकल। तो फूड भी, फूड हैबिट्स एक जैसी हो गई हैं। उसके अलावा क्या हो गया, वर्क हैबिट्स एक जैसी हो गई हैं। वर्क हैबिट्स का मतलब क्या है, देखो इंडस्ट्रीज भी सेम तरह की ही होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एक जैसा हो गया है। और क्या क्या है देखो आप, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर कंट्रीज में, जितनी भी कंट्री कहीं भी तुम चले जाओ, तो तुम क्या कर सकते हो, इंटरनेट यूज करते हो, है ना। इंटरनेट यूज करते हो तो इंटरनेट पे आप क्या यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, और भी बहुत सारे टूल्स यूज करते हो। तो ये सारी चीजें भी कॉमन हो गई हैं पूरी दुनिया में। तो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें, इन चीजों की वजह से सारी दुनिया, पूरी कंट्रीज जो है आपस में यूनाइट हो गई हैं, आपस में एक दूसरे के और पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के सारी कंट्रीज और पास आ गई है ना, जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हो गया है ना, है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो पहले बात करते थे, देखो, गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट कार्स वर द ओनली कार्स इन इंडियन रोड्स। तो पहले क्या होता था पुराने टाइम पे, देखो 1991 से पहले पहले क्या होता था, एम्बेसडर कार्स ही चलती थी इंडिया में, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, पॉलिटिशियंस के पास वो कार होती थी। आईएएस आईपीएस लोगों के साथ वो कार होती थी, वो व्हाइट कलर की कार होती थी, बड़ी सी, और उसके ऊपर वो रेड लाइट लगी होती थी। तो वो जो कार्स हैं, तो वो एक दो मॉडल ही पहले हमें अपने देश में कार्स के देखने को मिलते थे। और बहुत लग्जरी आइटम होती थी कार, बहुत ही कम लोगों के पास कार होती थी। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। और आज क्या है, इंडियंस जो है पूरी दुनिया में जितने भी टॉप मॉडल आ रहे हैं, टॉप ब्रांड्स आ रहे हैं, वो सारी कंपनीज की कार खरीद रहे हैं। ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाओ, आप टेस्ला की कार्स इवन इंडिया में आ रही हैं। उसके अलावा आप फोर्ड की कार हम लोग खरीदते हैं, हम Hyundai की कार खरीदते हैं। तो ये पूरी दुनिया के ब्रांड्स हैं, है ना। जापान का Hyundai है, और उसके अलावा जैसे फोर्ड है, तो वो अमेरिका की कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स अब इंडियंस ने खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है। और इससे क्या हो रहा है, such wide ranging choice of goods in our markets is relatively recent phenomena। तो इस सब से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से, जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में आएंगे, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, इससे क्या है, हमारी जो एक कंज्यूमर है, खरीदने वाला पर्सन है, खरीदार है, उसकी चॉइस भी बढ़ रही है ना। उसके पास कितनी सारी चॉइस है, इंडिया में बुलेट खरीद लो इंडिया का, है ना। चाहे तुम अमेरिका की हार्ले डेविडसन खरीद लो, वो भी आप इंडिया में ही खरीद सकते हो। तो कितनी सारी आपके पास चॉइसेस है। मोबाइल आपको खरीदना है तो अमेरिका का एप्पल खरीदो आप, है ना। और उसके अलावा चाइना का जो भी ओप्पो वीवो, पता नहीं कितनी चीजें चल रही हैं, तो ये सब आप खरीद सकते हो। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि ये जो इतनी सारी चॉइसेस हमारे पास इंक्रीज हो गई है ना, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इट्स अ वेरी रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिना। तो भाई रीसेंट फिनोमिना है, अभी अभी हुआ है। अभी अभी का मतलब क्या है, कि 2 डेकेड से ज्यादा नहीं हुआ है इसको, ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास ये सारी चीजें हुई हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। इन अ मैनर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। हमारे जो बाजार हैं, मार्केट्स हैं, ट्रेड है, काम करने का तरीका, ये सब ट्रांसफॉर्म हो गया है। पूरी तरह से ये चीजें बदल चुकी हैं, दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। और ये सब बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है, बता रहा हूं ना मैं आपको, कि 20 साल से ज्यादा नहीं हुआ इस फिनोमिना को। अब ये जो पूरा फिनोमिना चल रहा है ना, हमारी चॉइसेस इंक्रीज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें। लेकिन इस फिनोमिना को हमें अच्छे से समझने के लिए कुछ सवाल भी पूछने की जरूरत है। जैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो बिल्कुल तेजी से जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इतने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हम समझें कैसे, कैसे समझें। ठीक है ना। पॉजिटिवली समझना है, नेगेटिवली समझना है, या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट को ही समझना है, क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। और ये जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, कारण क्या है, रीजंस क्या है, तो ये हमें समझने पड़ेंगे। एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। और ये जो चेंजेस हैं, ये लोगों की लाइफ कैसे बदल रहे हैं। ठीक है ना। एक बेस्ट एग्जांपल तो मैंने आपको ऊपर ही दे दिया, कि ग्लोबलाइजेशन से लोगों की चॉइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, उस पर अफेक्ट हो रही है उनकी लाइफ। तो ये सारी की सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना। सो चैप्टर का नेम दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना। हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना या फिर हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर करना, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर करना, फैक्ट्रीज में किसी प्रोडक्ट को बनाना। भाई एक फैक्ट्री है, वहां पे जूते बनते हैं। जूते बनाने के लिए आपको सोल है तो वो कोई प्लास्टिक या रबर उसमें मटेरियल यूज होता है, ऊपर क्लोथ होगा या लेदर लगेगा, ये सारी चीजें यूज होती हैं। उसमें नायलॉन के उसके थ्रेड्स होंगे, है ना। ये सारी चीजें, ये सब चीजें क्या है? ये सारा रॉ मटेरियल मिला के तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो, तुम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ सामान बना रहे हो ना कोई भी। तो ये बात कर रहे हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। क्या मतलब है इसका? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसका मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है। तो ठीक है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अंटिल द मिड ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद इन कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि अभी जो लास्ट 20th सेंचुरी गई है, तो मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक क्या होता था? मिडल ऑफ 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले पहले के टाइम की। तो ये बात कर रहे हैं कि तब तक क्या होता था, जो प्रोडक्शन होती थी ना, वो अपनी ही कंट्री में होती थी, विद इन कंट्रीज, ठीक है ना। हम है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया को मान लो इंडियंस के लिए शूज बनाने हैं, चप्पल बनाने हैं, जो भी बनाने हैं, तो वो इंडिया के अंदर ही बनती थी। जो भी फैक्ट्रीज बनेंगी वो इंडिया में ही बनेंगी। हमें किसी सामान की जरूरत है तो हमारी फैक्ट्री कहां पे होगी? इंडिया में ही फैक्ट्री होगी। दूसरी कंट्रीज के साथ भी आप लोग शेयर करते थे, देखो चीजें शेयर करते थे, ट्रेड होता था। व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। लेकिन वो क्या क्या चीजों का एक्सचेंज होता था दूसरी कंट्रीज के साथ? रॉ मटेरियल खरीदते थे या बेचते थे, उसके अलावा फूड स्टफ, खाने पीने की चीजें, उसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बनी बनाई चीजें भी, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाते थे। रॉ मटेरियल का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की हम पढ़ चुके हैं, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को जब हम लोगों ने बूस्ट करना था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, हम लोगों ने रॉ कॉटन प्रोवाइड किया, और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने फिर उस कॉटन का क्लोथ बनाया अपनी फैक्ट्रीज में, है ना। तो रॉ मटेरियल यहां से जा रहा है और वो क्लोथ बन के फिर इंडिया में भी सेल करने आते थे। तो इंडिया खरीदता भी था ये सारी चीजें, तो वो क्या हो रहा है? फिनिश प्रोडक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा खाने पीने की चीजें भी खरीदते थे। हर कंट्री में एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड नहीं होती, इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजें भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो दूसरी कंट्री से खरीदती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो ये सब खरीदे जाते थे पहले। Colonies such as India exported raw materials and foodstuff and imported finished goods। तो जो कॉलोनीज थी, है ना, जो कॉलोनीज कंट्रीज थी, पहले हम पढ़ चुके हैं सारा का सारा कि ये ब्रिटेन वगैरह ये सब मास्टर वर्ल्ड मास्टर कंट्रीज होती थी, और बाकी सारा पूरा जो पूरी दुनिया है, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज है वो इनकी कॉलोनीज होती थी, हम गुलाम कंट्रीज होती थी इन लोगों की। ये कॉलोनीज हम लोग क्या प्रोवाइड करते थे? हम लोग इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, जैसे मैंने आपको कॉटन के बारे में बताया। उसके अलावा हम इन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, और ये हमें क्या करते थे? यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी थी तो ये हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के सेल कर देते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। दूर दराज की जो कंट्रीज है उनको कनेक्ट करने का काम मेनली ट्रेड करता था। This was before large companies called multinational corporations emerged on the scene। और ये सब कब होता था? ये सब तब होता था, उससे पहले की बात है, जब ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस नहीं आई थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नाम से ही एक चीज समझ आ रही है, मल्टी मतलब मैनी एंड नेशनल मींस कंट्रीज, ठीक है ना, नेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशंस बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो मल्टीनेशनल है, यानी कि एक से ज्यादा कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस होगी। क्या मतलब होता है इसका? सीधे सीधे 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ऐसा बोल रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज की, तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक कंपनी कंट्रोल करती है या फिर पूरा ओन करती है, यानी कि उसकी मालिक होती है एक से ज्यादा कंट्रीज में। और ये ऐसा क्यों करते हैं? एक से ज्यादा कंपनीज में इनकी प्रेजेंस कैसे होती है? MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources। कहने का मतलब है कि ये जो MNCs है ये या तो ऑफिस खोलती हैं या फैक्ट्रीज खोलती हैं एक से ज्यादा कंट्रीज में। और ऐसा क्यों करती हैं और ये किस तरह की कंट्रीज में ज्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगी? देखो, जहां पे इन्हें सस्ती लेबर मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी, और अदर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल इनको सस्ता मिल जाएगा, है ना। जहां से सामान सस्ता मिलता है उसी जगह पे आप जाते हो ना, तो ये कंपनीज भी ऐसी करने वाली है। This is done so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profits। और ये MNCs ऐसा क्यों करती हैं? एक से ज्यादा कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस क्यों बनाती हैं? क्योंकि भाई इनको प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट आपको अपना ज्यादा करना है तो आप क्या करते हो? इनिशियल कॉस्ट को कम करते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े बनाने के लिए धागा चाहिए। अब धागा मैं कहां से खरीदूंगा? जहां से मुझे वो सस्ता पड़ेगा या जहां से महंगा पड़ेगा? खुद सोच के बताओ।
तो जहां से मुझे रॉ मटेरियल या धागा जो भी चीज है वो मुझे सस्ती पड़ेगी तो मैं वहीं से खरीदूंगा ना। तो ये भी ऐसे ही करती हैं, ये उन कंट्रीज में जाती हैं जहां पे इनको लेबर सस्ती मिले, जहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए। उससे क्या होगा, सस्ती चीजें खरीदो, प्रोडक्ट बनाओ सस्ते में और उसको बेचो महंगा फिर में। तो ये सीधा सीधा ट्रेड का फंडा है। अब ये पूरा का पूरा फिनोमिना कैसे होता है, अपने प्रॉफिट को ये कैसे बढ़ाते हैं, ये एमएनसीज किस तरह से काम करते हैं, तो आप ये नीचे एग्जांपल से समझ सकते हो। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, इसका मतलब है देखो, अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। अब एक बहुत बड़ी एमएनसी है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है। कोई भी इंडस्ट्रियल टूल्स है, कार्स है, बसेस है, जो मर्जी है, कोई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ये सब प्रोड्यूस करती है। तो उसके लिए एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस चलती है। जैसे जैसे डिजाइनिंग एंड रिसर्च कहां पे होगी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में होगी, ठीक है ना। और फिर वो जो भी प्रोडक्ट है उनका, उसके कंपोनेंट कहां पे मैन्युफैक्चर होंगे, उसको बनाया कहां पे जाएगा प्रोडक्ट को, चाइना में, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी उनकी इंडस्ट्री है। तो कंपोनेंट्स बना देंगे चाइना में और फिर उनको असेंबल करेंगे, आपस में जोड़ के एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे। ये प्रोसेस कहां चलेगी, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में चल जाएगी। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। ये पूरा मेथड चलता है। और इस दौरान अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो आपने फोन खरीदा है, आपने कोई फ्रिज खरीदा है, कोई भी चीज आप खरीदते हो, तो क्या होता है, समटाइम्स उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमें टेक्निकल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते हैं। तो कस्टमर केयर वाली सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया को, तो वो इंडिया प्रोवाइड कर देता है। इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओज हैं, केपीओज हैं, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं फैसिलिटीज। ठीक है ना जी। तो आप देख रहे हो कि एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको बेचना है, और ये पूरा प्रोसेस जो है उसका कितनी कंट्रीज में चल रहा है। तो ये जो चल रहा है ना, बस यही एमएनसीज होती हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है, यही कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। सो यहाँ पे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ये कॉल सेंटर की पिक्चर है। आप देखो कि ये बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में बात करेंगे। यहाँ पे सबके पास कंप्यूटर कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है, इनके पास कानों में देखो हेडफोन लगा हुआ है, तो इनके पास कस्टमर्स की कॉल्स आएंगी। उनको जो भी उनके प्रॉब्लम्स होगी, जो भी फेस करेंगे टेक्निकल सॉल्यूशंस, तो वो सब इनको ये प्रोवाइड करेंगे, सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो ये सब इंडिया प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया को। अब इस एग्जांपल में हम लोगों ने समझा क्या है, देखो, इन दिस एग्जांपल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली, बट मोर इंपॉर्टेंटली द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। इसमें ये बोल रहे हैं, ये जो कंपनी है, एमएनसी है, ये सिर्फ अपने फाइनल प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच नहीं रही है, सेल तो कर ही रही है पूरी दुनिया में, और प्रोड्यूस भी पूरी दुनिया में कर रही है। देखो ना, जो भी वो सामान बनाना था, जो भी उनको मशीन या टूल कोई बनाना था, कौन कौन सी कंट्रीज में उन्होंने बनाया, उसकी डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने किया, अमेरिका में, चाइना में उसको बना लिया प्रोडक्ट को, और उसके बाद फिर मैक्सिको वगैरह दूसरी कंट्रीज के थ्रू भी उस प्रोडक्ट को बनाया उन्होंने, है ना। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा करके सारे कंपोनेंट जो भी है, जो भी पूरा प्रोसेस था किसी चीज को बनाने का, वो एक से ज्यादा कंट्रीज में हुआ। इससे इनके पैसे बचते हैं एमएनसीज के, और इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में वो पूरा काम चलता है। जैसे हमने देखा, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो चाइना क्या है, सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है पूरी दुनिया की। कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो चाइना की इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी है, तो चाइना बहुत सस्ते में वो चीज बना देता है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, ये क्या है, ये बहुत क्लोज है मार्केट्स की। जैसे यूएस है, तो यूएस के बिल्कुल साथ एक कंट्री पड़ती है मैक्सिको, ठीक है ना। तो मैक्सिको में आप फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे तो उसको यूएस में सेल करना बहुत आसान हो जाएगा। फाइनल जो मार्केट है वो यूएस में है, यूएस में ज्यादातर लोग प्रोडक्ट ये खरीदेंगे। तो मैक्सिको में आप असेंबल करवा लो तो सस्ता पड़ेगा। यूरोप में, यूरोप का मतलब यहाँ पे हो गया वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप काफी डेवलप हुआ है, तो वेस्टर्न यूरोप में अगर आपको कोई चीज सेल करनी है फाइनली, तो ईस्टर्न यूरोप में जाके उसको असेंबल करवा लो, सस्ती पड़ जाएगी, वेस्टर्न यूरोप के पास भी पड़ता है। इंडिया क्या करता है, इंडिया टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कॉल सेंटर वगैरह ये सब प्रोवाइड करता है। इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, भाई इंजीनियर्स प्रोवाइड करता है इंडिया पूरी दुनिया को। सर्च कर लेना चाहे, पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन सबके सीईओ कौन है, वो सब इंडियंस हैं, है ना। तो इंडिया में क्या है, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडिया के लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं भाई, है ना। तो ये लोग क्या करें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी है। तो ये सब लोग अच्छी कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कॉल सेंटर्स के थ्रू। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एप्पल का फोन कोई अमेरिका में कोई पर्सन यूज कर रहा है ना, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो उसके एप्पल के कस्टमर केयर में कॉल करता है। आपको पता है वो अमेरिका से कॉल कर रहा है, लेकिन वो कॉल कहाँ जाती है, वो कॉल इंडिया में आती है। जैसे बैंगलोर है, ऊपर आपका नोएडा वगैरह पड़ता है, तो यहाँ पे वो कॉल्स आती हैं कॉल सेंटर्स में, और यहाँ के जो हमारे इंडियंस है वो फिर अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं कस्टमर से।
ठीक है, उनसे बात करके फिर उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर देते हैं। तो ये पूरा इस तरह से प्रोसेस चलता है। And all this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNC। और ये जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है ना, इससे पता क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनाने से इससे क्या होता है, ये जो कंपनीज हैं जिनको फाइनल में प्रोडक्ट बनाना है, भाई इनके बहुत पैसे बच जाते हैं। 50 to 60% इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब एक काम जो 100 रुपए में होना था वो शायद 40 रुपए 50 रुपए अब आपका 40 रुपए 50 रुपए में हो जाएगा। तो सोच के देखो ना, इनका तो बेनिफिट प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ गया ना। तो ये होती है पूरी की पूरी प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन से होता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो इंटरलिंक हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है पूरा का पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस। जैसे यहां पे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ये एक सूट बूट पहने हुए पर्सन है और ये अपना यहाँ पे इसके पास एक बैग है और इसमें आप देख सकते हो बाहर बाहर तक कुछ चीजें बाहर आ रही है। ये क्या है, पैसे हैं। तो भाई पैसे बहुत हैं इसके पास, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे कहीं पे लगाने के लिए इसके पास बहुत है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बात क्या कर रहा है, ये उन लोगों से दूर जा रहा है। ठीक है, तो वो ये पर्सन कौन है, ये इंडस्ट्री का मालिक है, ये एमएनसी का मालिक है। और ये क्या बोल रहा है, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव हियर। ये बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्री है ना इस कंट्री में, हमारी अपनी कंट्री में है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बहुत खर्चा हो रहा है यहाँ पे, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है हम लोगों को, तो हम ये फैक्ट्री को ही दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है वो आप ध्यान से देखो। ये लोग जो है, ये वर्कर्स जो है इसकी फैक्ट्री के, ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं हायर वेजेस, भाई हमारी सैलरीज बढ़ाओ, हमारी सैलरीज बढ़ाओ। दूसरा क्या है बोर्ड, बेटर कंडीशंस, भाई अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करो, हम बहुत गर्मी में काम करते हैं, हमें एसी प्रोवाइड करो, है ना। और हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत का ध्यान रखा जाए, हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, हमारे बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करो। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो हमें प्रॉपर इक्विपमेंट दो, हमें ग्लव्स वगैरह शूज वगैरह मिलने चाहिए, हेलमेट वगैरह पहनने को, सेफ्टी जितना भी इक्विपमेंट है वो सब मिलना चाहिए। तो ये बोल रहा है भाई इतना सब मैं खर्चा करूंगा, तुम्हारी सैलरी ज्यादा करूंगा, तुम्हें कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करूंगा, मेरे तो पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तो भाई मुझे तो बहुत महंगी पड़ रही फैक्ट्री, तो मैं आपकी फैक्ट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ। एमएनसी को छोड़ो, आप जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उन सबका देखो ना, गोल क्या होता है, कहीं ना कहीं फाइनल गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग, है ना। ये लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो भाई जब इतना सारा खर्चा करेंगे तो क्या इनका प्रॉफिट बनेगा, इनका प्रॉफिट तो उल्टा काम हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए देखो इनको क्या चाहिए। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। ठीक है, तो जनरली एमएनसीज वहां पे अपना प्रोडक्शन यूनिट, वहां पे फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हैं जहां पे फैक्ट्रीज के पास ही मार्केट हो, मतलब मार्केट्स क्लोज हो, जहां पे इनको फाइनली प्रोडक्ट को बेचना है वो पास में हो। जैसे एप्पल को अगर इंडिया में अपना फोन बेचना है तो वो वहां से बना बनाया लेके आएगा, बना के लेके आएगा तो कॉस्टली पड़ेगा। तो वो कोशिश करेंगे कि इंडिया में हमें बेचना है, इंडिया में बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, इंडिया एक मार्केट है, तो यहीं पे हम इंडिया में आके बना लेते हैं फोन, सस्ता पड़ जाएगा हमें, है ना। तो वो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस देखती है एमएनसी, वो देखती है कि क्लोज टू मार्केट होनी चाहिए लोकेशन, वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, और जो लेबर मुझे चाहिए स्किल्ड या अनस्किल्ड वो सस्ती होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, और भी जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है, ये सारी चीजें सस्ते में मिल जानी चाहिए, आराम से मिल जानी चाहिए। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और इसके अलावा एमएनसीज ये भी चाहती हैं कि जो गवर्नमेंट है, जहां पे भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, उस कंट्री की गवर्नमेंट फेवरेबल हो हमारे लिए, हमारा साथ दे, हमें हेल्प करे कि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें, है ना जी, वो हमारे इंटरेस्ट में हो, हमारे इंटरेस्ट की बात करें। तो इस तरह से होता है, और ये सारी की सारी फैसिलिटीज जिस कंट्री में, जिस लोकेशन में एमएनसीज को मिल जाती हैं, ये एमएनसीज उठ के वहां चली जाती है और वहां पे फैक्ट्री सेटअप कर लेती हैं। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production। कहने का मतलब ये है कि जब ये जो ऊपर हमने जितनी सारी कंडीशंस देखी हैं, जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, किसी लोकेशन पे उनको मिल रही होती हैं, एमएनसीज वहां पे जाके अपनी फैक्ट्रीज और अपने ऑफिसेज खोल लेती हैं। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment। अब जो एमएनसीज हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्री के जो मालिक हैं बहुत रिच लोग हैं, ये जब कहीं पे जाके लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, इन सब चीजों को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं, है ना, इन सब चीजों को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर ये इन्वेस्टमेंट एमएनसीज कर रही हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं, और दूसरी किसी कंट्री में जाके कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 2 डेफिनेशंस 1 1 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. और कभी कभी क्या होता है, ये जो MNCs होती हैं, ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, किसी कंट्री में जाती हैं तो वहां पे ये देखती हैं कि हमारे से रिलेटेड, हमारे फील्ड में कौन कौन सी और कंपनीज काम कर रही हैं। जैसे मान लो इंडिया में कोई शू बनाने वाली कंपनी हो सकती है, और फॉरेन से कोई कंपनी आई है, अमेरिका की कोई कंपनी है, वो भी शू बनाना चाहती है इंडिया में, तो वो क्या करेगी, इंडिया की शू बनाने वाली कंपनी के साथ वो टाई अप कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, फिर वो दोनों मिलकर जॉइंटली जो भी MNC है उसका प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से भी चलता है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। और इससे क्या होता है, जो लोकल कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो लोकल कंपनीज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं MNC के आने से, ठीक है ना। सो देखो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि MNCs आ रही हैं, भाई तुम्हारे बिजनेस में कोई तुम्हारा पार्टनर बन रहा है तो वो शेयर लेके आएगा ना, अपना कुछ पैसे तो आपको देगा ना उसके बदले में। तो MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। MNCs पैसा लेके आती हैं तो आपको कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, पैसे प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। या तो पैसे कैश प्रोवाइड करेंगी या फिर वो अपनी बढ़िया बढ़िया मशीन्स वगैरह साथ में ले आएंगी, ये सब चीजें कर देंगी, अपने नए प्रोडक्शन मेथड्स वगैरह आपको बताएंगी, है ना। सेकंड क्या होता है, MNCs ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। पहला बेनिफिट तो ये है कि MNCs मनी लेके आती हैं जिससे लोकल कंपनीज को फायदा होता है। और दूसरा ये है कि MNCs अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, है ना जी। अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आएगी और फिर यहाँ पे वो उस टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी कंट्री में देखो ना बेनिफिट क्या हो रहा है, MNCs के आने से मनी भी आती है और टेक्नोलॉजी भी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये जीन्स बहुत सारी लटकी हुई नजर आ रही है। देखो देखो, जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन USA फॉर ₹6500, है ना, $145 यानी कि 6500। तो ये US में जाके जीन्स कितने की बिक रही है, 6,500 की जीन्स बिक रही है। और इंडिया में पता कितने की बनती होगी, इंडिया में ये जीन्स बनती होगी कोई ₹250 की, ₹300 की जीन्स। तो ₹250 की, ₹300 की जीन्स तुम इंडिया में बनवाओ इंडियन से, और उसके बाद जाके अपनी कंट्री में 6,500, 7,000, 10,000 की बेच दो। तो आप देख रहे हो इन कंपनीज को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल से ले सकते हैं। देखो एक MNC कंपनी है, US की एक MNC कंपनी है जिसका नेम है कारगिल फूड्स, है ना जी। तो ये जो कारगिल फूड है, अमेरिकन MNC है, इसने क्या किया, ये इंडिया में आना चाहती थी। ये फूड बनाती है और उसके अलावा क्या करती है, ये ऑयल भी प्रोड्यूस करती है। जैसे कुकिंग ऑयल होता है ना, रिफाइंड का तेल होता है, ये भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। देखो परत फूड नाम से एक कंपनी हुआ करती थी इंडिया में, और उनकी मार्केटिंग नेटवर्क बहुत अच्छा था और पूरे इंडिया में उनका सामान बिकता था, ठीक है ना। और वेल रेप्यूटेड भी थी, लोग पसंद भी करते थे उनका प्रोडक्ट। ऑल्सो परत फूड्स हैड फोर ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to कारगिल। सो उनकी ऑयल रिफाइनरी भी थी, तेल बनाने वाली कंपनीज भी थी, उनकी फैक्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी उसमें देखो। लेकिन आज क्या हुआ, कारगिल जो इंडस्ट्री है तो उसने परख फूड कंपनी को खरीद लिया। और अब क्या है, देखा जाए तो ये जो मार्केट थी पूरी की पूरी परख फूड के प्रोडक्ट को पूरा इंडिया पसंद करता था, वो सब अब किसके हाथ में चला गया। अब इस कंपनी से, इन फैक्ट्री से इस प्रोडक्ट को सेल करके कौन पैसे कमाएगा, तो ये कारगिल फूड नाम की जो कंपनी है वो इससे पैसे कमाएगी। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। एक एक लीटर के वो रिफाइंड के सरसों के तेल के पैकेट आते हैं ना, तो वो जो पाउच है आप देख लो इनकी कंपनी कितने ज्यादा पाउच बनाती है, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पाउच डेली के बनाती है इनकी फैक्ट्रीज ऑयल के। तो सोच के देखो, इतना सारा प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो बेचते भी होंगे उसको, तो सोच के देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है इनका। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country governments. ये MNCs जो होती हैं ये इतनी अमीर होती हैं जितना हमारे जैसी जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका पूरे साल का बजट नहीं होता सरकार का। इतना सरकार कमाती नहीं है, खर्च नहीं करती है जितना ये इंडस्ट्रीज जो है ये एक साल में कमा लेती है। तो सोच के देखो एक एक पर्सन ये जो होगा, एक एक जो फैक्ट्री होगी कितनी रिच होगी। सोच के देखो एक एक कंपनी जो होगी, MNCs होगी, वो कितनी रिच होगी। कई कंट्रीज के गवर्नमेंट से भी ज्यादा रिच है ये लोग। There's another way in which MNCs control production. अब देखो MNCs क्या करती हैं, हमने देखा है अभी ऊपर हमने कारगिल के एग्जांपल में देखा है कि MNCs ने क्या किया, उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता था या फिर वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे इंडिया में, उन्होंने इंडिया की कंपनी को ही खरीद लिया। इंडिया की कंपनी खरीद ली तो इंडिया की कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती थी उसका मार्केट भी उन्होंने सारा खरीद लिया, तो उससे उनको प्रॉफिट हो गया। और किस तरीके से MNCs प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकती हैं, प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकती हैं। देखो large MNCs in developed countries place orders for the production with smaller producers.
तो ये जो एमएनसीज होती हैं ये खुद थोड़ी सामान बनाती हैं। आपको क्या लगता है ये एमएनसीज जो कंपनीज हैं ये खुद प्रोडक्ट बनाती होंगी? नहीं। जैसे मान लो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके कपड़े हैं, जैसे जारा एक ब्रांड है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो टेलर्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। उनको बोलते हैं कि आप ये गारमेंट्स बनाओ हमारे लिए, आप फुटवेयर बनाओ, आप स्पोर्ट्स की आइटम बनाओ हमारे लिए, और वो चीजें बना के आप हमें दे दो और फिर हम दूसरी कंट्रीज में अपने आप सेल कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हो, देखो, विमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसीज। तो ये लुधियाना में घर की औरतें बैठी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये फुटबॉल सिल रही हैं, घर पे बैठ के बना रही हैं फुटबॉल्स। तो ये ऐसे यहाँ पे घर घर में बैठ के छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो सेटअप हो रखे हैं, लोग घर में सामान बना रहे हैं और वो सामान फिर कहाँ दे रहे हैं, ये एमएनसीज को दे रहे हैं, और फिर ये एमएनसीज दूसरी कंट्री में सेल करके प्रॉफिट बना रही हैं। The products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customers. तो पहले ये लोगों से प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बाद अपना ब्रांड नेम लगा के उस पर अपनी ब्रांडिंग करके फिर वो कस्टमर को बेच रहे हैं। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant producers. अब ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये जो सामान बना रहे हैं इन एमएनसीज के लिए, भाई इनको पैसे कौन देगा सामान बनाने के बाद? वो एमएनसीज देंगी। तो इसीलिए एमएनसीज बहुत पावरफुल हो जाती हैं इस चीज में। एमएनसीज देखो कितनी सारी चीजें कंट्रोल कर लेती हैं। वो प्राइस कंट्रोल करती हैं, भाई हम आपसे जीन्स बनवाएंगे लेकिन हम आपको 200 रुपए देंगे, ठीक है ना, एक जीन्स बनाने के, या फिर हम आपको 500 रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी हमें चाहिए, भाई अच्छी क्वालिटी बनाओगे तो ज्यादा पैसे देंगे, तो वो क्वालिटी भी इनके हाथ में होती है, ये कंट्रोल कर पाते हैं। डिलीवरी, भाई इस महीने की 10 तारीख को मुझे 10 लाख जीन्स बनी हुई चाहिए, अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैं कहीं और से बनवा लूंगा, बोलो प्रोवाइड करोगे। तो डिलीवरी कब चाहिए, जल्दी चाहिए, लेट चाहिए, ये भी सारी चीजें कंट्रोल कर सकती हैं एमएनसीज। उसके अलावा लेबर कंडीशंस भी कंट्रोल करती हैं, लेबर किस तरह से काम कर रहा है, लेबर को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये सारी चीजें भी एमएनसीज ही डिसाइड करती हैं, ठीक है ना। Thus, we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in the various countries across the globe. Very, very important. कहने का मतलब ये है जी कि जो MNCs हैं, देखो ना, वो किस तरह से प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज में जाके वो अपना सामान बना के बेचना स्टार्ट कर देती हैं, कुछ कंट्रीज में जाके वो वहां के जो लोकल जो बनाने वाले लोग हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको खरीद लेती हैं, तो वो फैक्ट्री का सारा प्रोडक्शन भी साथ में खरीद लेती हैं। और मेथड्स है कि वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर से कोई सामान बनवाए और उसके बाद वो खुद उन प्रोडक्ट्स को बड़े महंगे महंगे दाम में बेचे, है ना। ये सारे मेथड्स होते हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज, है ना, एक मेथड हमने ये डिस्कस किया कि पार्टनरशिप लोकल कंपनी से सेटअप होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल ऊपर है, ऑयल वो परख फूड्स वाला। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, छोटी छोटी कंपनी जो लोकल कंपनीज है उनसे रॉ मटेरियल खरीद लेंगी, इस तरह से भी कर सकती हैं। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देयर अप, तीसरा मेथड है कि या तो कंपटीशन करेंगी जो लोकल कंपनीज है या फिर उन्हीं को खरीद लेंगी। जैसे फेसबुक है ना, तो बेस्ट एग्जांपल है इसका कि फेसबुक है। तो फेसबुक देखो ना किस चीज के लिए बना था, ताकि आप अपने फ्रेंड से बात कर पाओ, मैसेज वगैरह कर पाओ, चैट कर पाओ उनसे। फिर एक दूसरी कंपनी आ गई व्हाट्सएप, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करने लग गए, वो फेसबुक नहीं यूज करते थे। इससे क्या हुआ, फेसबुक को ऐसा लगा कि भाई व्हाट्सएप तो ज्यादा पैसे कमा लेगा, व्हाट्सएप ज्यादा यूजर्स उसके बढ़ जाएंगे और फिर मेरी फेसबुक कोई यूज नहीं करेगा। तो उसने बोला कि ये कॉम्पीट कर रही है, व्हाट्सएप मुझसे कॉम्पिटिशन कर रही है, ऐसा करते हैं व्हाट्सएप को ही खरीद लेते हैं। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप कंपनी को ही खरीद लिया। अब बताओ क्या कोई कंपटीशन बचा? नहीं बचा ना। तो देखो ये भी मेथड होता है जिस तरह से एमएनसीज वर्क करती हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. अब ये जो distant location होती है, दूर दराज में हम किसी प्रोडक्ट को बनवाते हैं दूसरी फैक्ट्रीज में, MNCs ये पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोडक्शन के मेथड को कंट्रोल करती हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं उसके ऊपर, अपनी मनमानी करती हैं, अपनी शर्तें लागू करवाती हैं, जिस कंडीशन में जिस तरह से वो प्रोडक्ट को बनवाना चाहें उस चीज को डिमांड करती हैं, और इस तरह से वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती हैं। As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. और इससे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस से, पूरी प्रोसेस से क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन है ना, वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो रखा है, अलग अलग लोकेशन में फैला हुआ है, और इससे क्या हो रहा है कि ये जो अलग अलग लोकेशन है ये भी आपस में जुड़ रही हैं, आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।